जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एमपीएस 001 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आंसर की इस सीरीज में आप लोग अगर अभी तक हमारे बाकी वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर सारी वीडियो को जरूर वॉच करें। प्रश्न है, नारीवाद दृष्टिकोण में सार्वजनिक बनाम निजी का परीक्षण कीजिए। पिछली बार एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ था। इसके जवाब में हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि नारीवाद दृष्टिकोण में सार्वजनिक बनाम निजी का परीक्षण जेंडर आधारित असमानताओं की गहरी समझ प्रदान करता है। यह विभाजन महिलाओं के साथ होने वाले सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भेदभाव की जड़ को उजागर करता है। तो कहा गया है कि सार्वजनिक बनाम निजी, मतलब कोई चीज़ें हैं जो सार्वजनिक है, सबके लिए है, और कोई चीज़ें हैं जो निजी है। तो यहाँ पे नारीवाद के दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया है कि उसका परीक्षण कीजिए। कहा गया है कि यह जेंडर आधारित असमानताओं की गहरी जेंडर पर आधारित है, जो कि असमानताओं पर गहरी समझ प्रदान करता है। यह विभाजन महिलाओं के साथ होने वाले जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो भेदभाव होते हैं उसको उजागर करता है। पितृसत्तात्मक समाज में सार्वजनिक और निजी के बीच किया गया भेद महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को संस्थागत करता है। मतलब पितृसत्तात्मक जो समाज है उसमें सार्वजनिक और निजी इन दोनों चीज़ों में अगर भेद किया जाए तो महिलाओं की अधीनस्थ चीज़ें हमारे सामने आती है। जो महिलाओं की जो अधीनस्थ स्थिति है वो सामने आती है। इस विभाजन का प्रभाव महिलाओं के जीवन के हर पहलू पर पड़ रहा है। यहाँ पे महिलाओं, जब भी ये सार्वजनिक और निजी की बात होती है, वहाँ पे महिलाओं का जब भी विभाजन होता है तो उसमें महिलाओं के जीवन पर हर पहलू पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे उनके अधिकार के बारे में, उनके कामकाजी घरेलू जीवन के बारे में, घरेलू जो श्रम होते हैं उसके बारे में, सामाजिक पहचान के बारे में, इन सारी चीज़ों पर। तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ठीक है, नीचे है पहला नंबर जो पॉइंट है वो कहा गया है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का परंपरागत विभाजन होता है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का, जो कि पहले से चला आ रहा है जो विभाजन वो उसके अंतर्गत हम देख सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र में राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, नौकरियां, सार्वजनिक नीति, कानून और सामाजिक प्रतिष्ठा शामिल है। सार्वजनिक और परंपरागत विभाजन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है? जो कि राजनीति है, अर्थव्यवस्था है, नौकरियां हैं, सार्वजनिक जो नीति और कानून जो है वो भी इसमें शामिल है। आगे बताया गया है कि ऐतिहासिक रूप से इस क्षेत्र को पुरुषों का क्षेत्र माना गया है। ये सारी की सारी चीज़ें ऐतिहासिक रूप से, मतलब पहले के रूप से, इतिहास के रूप से ये पुरुषों का क्षेत्र माना गया है, जहाँ पुरुष सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं। जैसे राजनीति करना, अर्थव्यवस्था को संभालना, नौकरी करना और सार्वजनिक नीति कानून को मानना, ये सारी चीज़ें किसके क्षेत्र में आता है? पुरुष के क्षेत्रों में आता है, जहाँ की यहाँ पे महिलाओं को कोई वैल्यू या फिर कोई स्थान नहीं दिया जाता है सार्वजनिक नीति और निजी क्षेत्र का परंपरागत विभाजन में। परंपरागत विभाजन यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये आज की बातें नहीं है, परंपरागत जो नियम आ रहा है वहाँ पे है। आप लोग कमेंट सेक्शन में मतलब कुछ इधर उधर की बातें मत बोलना। परंपरागत विभाजन की बात है क्योंकि महिलाओं को सारी चीज़ें करने का अवसर अब प्रदान हुआ है, लेकिन पहले के समय में ये सब नहीं था। ठीक है, जैसे कि नौकरी करना, कानून को हैंडल करना, ये सारी चीज़ें आज के समय में हो रही हैं। आगे है, कहा गया है कि निजी क्षेत्र परिवार और घरेलू जीवन को संदर्भित करता है, जिसमें घर की देखभाल, बच्चों की परवरिश और भावनात्मक श्रम शामिल होते हैं। अब यहाँ पे निजी जो क्षेत्र है उसमें कहा गया है कि निजी क्षेत्र में या फिर परिवार और घरेलू के मामलों में, जिसमें घर की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना और भावनात्मक श्रम शामिल होते हैं, इस क्षेत्र को पितृसत्तात्मक संरचना ने महिलाओं के साथ जोड़ दिया है। मतलब ये सारे कामकाज जो हैं वो कौन करेंगी? महिलाएं करेंगी, जहाँ महिलाओं की भूमिका केवल एक पत्नी, माँ और देखभालकर्ता तक सीमित कर दी गई है। तो परंपरागत जो विभाजन है उसमें कहा गया है कि महिलाओं का देखभाल करना, महिलाओं का काम है घर की देखभाल करना, बच्चों की परवरिश करना, भावनात्मक श्रम में शामिल हो गए हैं और इनको सारे के सारे महिलाओं के साथ जोड़ दिया गया है, जो कि ये भूमिका केवल एक पत्नी, माँ और देखभालकर्ता तक सीमित कर दी गई है महिलाओं को।
आगे है पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव। इसका क्या प्रभाव हुआ उसको भी देख लेते हैं। प्रभाव में कुछ इस प्रकार है। पितृसत्तात्मक समाज में यह धारणा रही है कि पुरुषों का स्थान सार्वजनिक जीवन में है, जबकि महिलाओं का स्थान घर और परिवार के भीतर है। तो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है उसमें कहा गया है कि पुरुषों का जो स्थान है वो सार्वजनिक जगह पर है और महिलाओं का जो स्थान है वो घर परिवार में है। इस संरचना ने महिलाओं को सार्वजनिक इस जीवन से बाहर रखा और उन्हें मुख्य रूप से घरेलू कार्यों तक सीमित कर दिया। इस व्यवस्था के तहत देखिए बताया गया है कि इस व्यवस्था के तहत क्या हुआ कि पुरुषों को सार्वजनिक स्थान मिला और महिलाओं को घर और परिवार मिला। घर और परिवार के भीतर रह के काम करने की सारी इजाज़त मिली। यहाँ पर क्या हुआ कि महिलाओं को सार्वजनिक चीज़ों से बाहर रखा गया। ठीक है, मुख्य रूप से महिलाओं को घरेलू काम कार्य में सीमित कर दिया गया। आगे है, घरेलू काम को महत्वपूर्ण नहीं माना गया क्योंकि इसे न तो आर्थिक रूप से पुरस्कृत किया गया और ना ही इसे सामाजिक मान्यता दी गई। अब बताया जा रहा है कि घरेलू काम जो करता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, कोई महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि यहाँ पे कोई आर्थिक रूप से पुरस्कृत नहीं किया जाता। अगर आप काम करेंगे घर पे अंदर तो आपको किसी भी तरह का कोई सैलरी नहीं दी जाती है। तो क्या हुआ कि ये आर्थिक रूप से पुरस्कृत नहीं किया गया और न इसे कोई सामाजिक मान्यता प्रदान की गई कि ये भी एक वैल्यूएबल वर्क है घर के अंदर की। ठीक है, आगे है महिलाओं का योगदान, जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की सेवा। ये सबसे मतलब आज के ज़माने में आज के ज़माने में नहीं, पहले के हिसाब से ये बहुत बड़े काम हैं, लेकिन इसको अलग तरीके से रखा गया है। महिलाओं का योगदान जैसे बच्चों की जो देखभाल करना या फिर बुजुर्ग लोगों की सेवा करना या और घरेलू काम को प्राकृतिक और निस्वार्थ मान लिया गया, जिससे महिलाओं के श्रम का अवमूल्यन हुआ। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि महिलाएं सारा दिन घर पे काम करती रहती हैं, लेकिन उनके जो काम करने का जो श्रम होता है, जो सैलरी होती है, वो उनको नहीं मिलती है क्योंकि वे घर के अंदर काम करती हैं इसलिए। ठीक है, अगर वहीं पे कोई पुरुष अगर घर के बाहर जाकर काम करे तो उसे पैसे देकर, सैलरी देकर उसे पुरस्कृत किया जाता है। अच्छा, आगे की बात है कि नारीवाद आलोचना निजी भी राजनीतिक है। इसके तहत हम लोग देखेंगे कि 1970 के दशक में नारीवाद के दूसरे चरण में एक प्रमुख नारा उभरा। एक नारा निकला था 1970 के दशक में, जिसमें कहा गया था निजी भी राजनीतिक भी। मतलब इस सिद्धांत ने इस विचार को चुनौती दी कि घर का जीवन व्यक्तिगत या निजी मामला है और इसे सार्वजनिक बहस और हस्तक्षेप से बाहर रखा जाना चाहिए। नारीवादियों ने तर्क दिया कि, अब यहाँ पे नारीवादियों ने जो तर्क दिया वो नीचे, तो कहा गया कि इस सिद्धांत में कि जो घर का जीवन है, जो घर का जीवन व्यक्तिगत या फिर निजी मामला है, इसे सार्वजनिक में कभी जगह नहीं मिलना चाहिए और इसको हमेशा बाहर रखा गया। इसके सार्वजनिक बहस और हस्तक्षेप से भी इसको बाहर रखा गया। तो नारीवादियों ने तर्क दिया कि निजी क्षेत्र के मुद्दे जैसे घरेलू हिंसा होते हैं, निजी क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ें आती है जिसमें घरेलू हिंसा होते हैं, यौन उत्पीड़न होता है, जबरन विवाह भी होता है और गर्भावस्था के अधिकार होते हैं। केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं बल्कि बड़े सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का हिस्सा है। अब ये जो निजी व्यवस्था में है, जिसमें क्या होता है कि घरेलू मुद्दे, घरेलू हिंसा होते हैं, यौन की उत्पीड़न होती है, जबरन विवाह किया जाता है, गर्भावस्था के अधिकार केवल व्यक्तिगत समस्याएं नहीं हैं बल्कि ये समाज के सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं का ही हिस्सा है, क्योंकि इसे पितृसत्तात्मक वर्ग के इन्होंने इसे अलग करके रखा है क्योंकि ये निजी क्षेत्र में आते हैं। आगे है घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को सार्वजनिक रूप से संबोधित। मतलब यहाँ पे कहा गया है कि घरेलू हिंसा को सार्वजनिक जो चीज़ें उनसे मतलब अलग रखना, संबोधित किया जाना चाहिए और इसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि महिलाओं को इन अन्यायपूर्ण स्थिति से सुरक्षा मिल सके। कहा गया है कि घर पे घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसे मुद्दों को सार्वजनिक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए। इन दोनों को सार्वजनिक रूप से संबोधित किया जाना चाहिए और इसके ऊपर कानून बनाना चाहिए ताकि महिलाओं को इन अन्यायपूर्ण स्थितियों से सुरक्षा मिल सके। आगे है सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी। तो सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की क्या भागीदारी है, तो इसमें आता है कि नारीवादी विचारकों ने जोर दिया कि महिलाओं को केवल निजी जीवन तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए। महिलाओं के सार्वजनिक जीवन में अधिक से अधिक शामिल होने से
तो अधिक से अधिक शामिल होने से क्या होता है, ये नीचे जो पॉइंट दिए गए हैं उनको अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो कहा गया है कि नारीवादी विचारकों ने जवाब दिया, फिर जोर दिया कि महिलाओं को सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसमें भी भाग लेने का अवसर मिले, और इससे क्या होगा कि आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ेगी, जिससे महिलाओं को खुद पर निर्भर होने का अवसर मिलेगा। जब भी महिलाएं सार्वजनिक कामकाज में भाग लेंगी तो वो आर्थिक जो स्वतंत्रता होती है वो बढ़ जाएगी, जिससे महिलाएं खुद पर अपना नियंत्रण, अपने खुद पर निर्भर होने का उन्हें अवसर मिलेगा। खुद पैसा इनकम करेंगी, खुद सैलरी मिलेगा तो खुद अपने पैरों पर खड़े रह पाएंगी। किसी के ऊपर भरोसे ज़्यादा जिंदगी, सारी जिंदगी नहीं रहना पड़ेगा। आगे है, राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी। राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ेगी, जिससे वे नीति निर्माण और नेतृत्व में अपनी आवाज़ उठा सकेंगी। अगर नियम कानून बनेंगे तो उनमें महिलाएं अपनी आवाज़ उठा सकेगी। समानता और स्वतंत्रता की स्थिति मजबूत होगी। अगर समानता, आप यहाँ पे अगर वो सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेंगी तो यहाँ पे समानता और स्वतंत्रता की जो स्थिति है वो मजबूत होगी, जिससे महिलाओं को अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल जाएगी कि महिलाएं अपने जीवन के बारे में खुद निर्णय ले सकती हैं। घरेलू श्रम और इसकी पहचान जो है, इसके बारे में, तो घरेलू श्रम और इसकी पहचान के बारे में भी देख लेते हैं। कहा गया है कि नारीवादी आलोचना ये भी करती है कि घर के काम, बच्चों की देखभाल और वृद्धों की सेवा को असमान रूप से महिलाओं पर थोप दिया गया है। नारीवाद कहता है कि ये महिलाओं पर थोप दिया गया है, ना कि ये कोई नियम बनाया गया था। ठीक है, ये दोनों व्यक्ति भी कर सकते थे, कोई पितृसत्तात्मक कोई घर का लड़का भी कर सकता था, लेकिन ये महिलाओं पर थोप दिया गया है। आगे, घर का श्रम आर्थिक रूप से मूल्यवान नहीं समझा जाता। घर का श्रम जो है वो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जबकि ये समाज और अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अनिवार्य है। लेकिन ये समाज को चलाने के लिए और इसके अर्थव्यवस्था को ठीक रखने के लिए घर में एक व्यक्ति का समझदार होना और सारा दिन के काम को ठीक तरीके से करके जाना, ये बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन उसका कोई भी मूल्य नहीं समझा जाता है। आगे है कि इस काम को यदि पुरुषों के बीच भी समान रूप से बांटा जाए, आगे बताया गया है कि अगर इसी काम को अगर पुरुषों के बीच भी अगर समान रूप से बांटा जाए तो महिलाएं अपने सार्वजनिक जीवन और कार्य में अधिक स्वतंत्रता और अवसर प्राप्त कर सकती हैं। महिलाओं को अगर इन सब से बाहर निकाल कर उनके काम को पुरुषों में अगर समान तरीके से बांट दिया जाए और इन्हें सार्वजनिक जीवन में भाग लेने का अवसर दिया जाए तो ये भी अपना अवसर प्राप्त कर सकती हैं, कुछ अच्छा कर सकती हैं, जीवन में आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, आगे घरेलू काम का आर्थिक मूल्यांकन करने की भी मांग की गई, ताकि इसे किसी पेशेवर कार्य की तरह ही महत्व और मान्यता दी जा सके। आगे बताया गया कि घर के जितने भी काम होते हैं उनको भी मान्यता मिलनी चाहिए और उनको समय के हिसाब से या फिर काम करने के हिसाब से उसको भी उसकी जो श्रम होता है उसका वे वेतन या फिर सैलरी उन्हें देनी चाहिए। परिवार और कार्य का संतुलन, परिवार और कार्य का संतुलन भी इसी के अंतर्गत आता है, जिसमें कहा गया है कि कामकाजी महिलाओं के लिए नारीवादी दृष्टिकोण में परिवार और कार्य के बीच संतुलन बनाने का भी मुद्दा उठाया गया है। जो कामकाजी महिलाएं होती हैं नारीवादी दृष्टिकोण में उनके बीच संतुलन बनाकर रखने का भी मुद्दा उठाया गया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने यह धारणा बनाई कि परिवार की देखभाल महिलाओं की जिम्मेदारी है, जबकि पुरुष आर्थिक जिम्मेदारियां संभालते हैं। नारीवादियों ने इस असमानता को चुनौती देते हुए कहा कि देखभाल का कार्य केवल महिलाओं का दायित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर पुरुषों के बीच समान रूप से बांटना चाहिए। तो पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था थी उसने कहा था कि घर की देखभाल करना ये महिलाओं की जिम्मेदारी है, लेकिन जो नारीवादी थे उन्होंने कहा कि देखभाल की जो काम है या फिर घर के जितने भी काम हैं महिलाओं में, ज़्यादातर पुरुषों में इसे घर के सभी सदस्यों में ठीक है, लेकिन पुरुषों में इसे ज़्यादातर बांट देना चाहिए। सरकारों और नियुक्तियों को भी ऐसी नीतियां बनानी चाहिए। यहाँ पे कहा गया कि सरकार को भी ऐसी नीति बनानी चाहिए जो कार्यस्थल पर लचीली शर्तें और मातृत्व अवकाश के साथ साथ पितृत्व अवकाश को भी प्रोत्साहित करें। मतलब मातृत्व जहाँ पे अवकाश मिलता है वहाँ पे पितृत्व का भी अवकाश मिले, और ताकि महिलाएं और पुरुष दोनों परिवार और कार्य के बीच संतुलन बना सकें। आगे बताया जा रहा है कि नारीवाद सिद्धांतों का उद्देश्य क्या क्या है। ठीक है, अब ज़्यादा नहीं है, बस इतना 2 पॉइंट है जिसमें कहा गया है कि नारीवाद सिद्धांतों का उद्देश्य के बारे में हम लोग देखेंगे। तो नारीवादियों का उद्देश्य है कि सार्वजनिक और निजी के बीच ये विभाजन खत्म हो और महिलाओं को दोनों क्षेत्रों में समान अवसर और अधिकार मिले। नारीवादी आंदोलन ने इस बात पर जोर दिया, मतलब सबको, दोनों को, पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से
हर जगह पे अवसर और अधिकार मिलने चाहिए, इस पर इन्होंने जोर दिया। निजी जीवन के मुद्दों को भी सार्वजनिक बहस का हिस्सा बनाना जरूरी है। यहाँ पे कहा कि निजी जितने भी मुद्दे हैं सबको सार्वजनिक बहस का हिस्सा बना देना चाहिए। आगे कहा गया कि समान वेतन, ये आ गया जो मैं तब से बोल रहा था, समान वेतन, समान काम और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। आगे है महिलाओं को घरेलू दायित्वों से मुक्त करने और उन्हें सार्वजनिक जीवन में शामिल करने के लिए व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी सुधार की आवश्यकता है, ताकि जब ये अपने सार्वजनिक स्तर पर निकलेंगी तो ये भी इनकम कर सकेंगी, इनको भी समान काम के रूप में समान वेतन का वेतन देकर इन्हें पुरस्कृत किया जा सकता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम लोग लिख सकते हैं कि नारीवादी दृष्टिकोण में सामाजिक बनाम नीति का जो विश्लेषण है महिलाओं के प्रति असमानताओं और भेदभाव को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। यह विभाजन केवल घर और कार्य स्थल का मामला नहीं है, ये विभाजन केवल घर और कार्यस्थल का मामला नहीं है, बल्कि यह गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना है जो महिलाओं की जो स्वतंत्रता होती है और समानता होती है उसको बाधित करती है। तो नारीवादी विचारकों का मुख्य उद्देश्य इस विभाजन को चुनौती देना और महिलाओं को सभी क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्रदान करना, समानता प्रदान करना और सम्मान दिलाना है। ठीक है, सो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। सो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको ज़रूर मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।